हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन, और जिसमें हम बेसिकली एमएनसीज कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। एमएनसीज कंपनीज़ होती हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एंड ये वो कंपनीज़ होती हैं जिनका प्रोडक्शन एक से ज़्यादा देश में चलता है, एक से ज़्यादा नेशंस में चलता है। ऐसा कुछ डिस्कशन हमने किया था, और हम थोड़ा और एमएनसीज के बारे में जानते हैं। तो और ज़्यादा जानने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए, कंट्री बी एंड कंट्री सी। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक एमएनसी मानी है जिसका नाम टीएमटी है। टीएमटी एक मान लो कि एक हमने नाम मान लिया है, ऐसा कोई है नहीं ऐसी कोई एमएनसी, बस हमने अज्यूम कर लिया है समझने के लिए। तो मान लेते हैं कि टीएमटी एमएनसी जो है इसका प्रोडक्शन कंट्री ए में चल रहा है, कंट्री बी में चल रहा है, ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम करा है। हम जानते ही हैं कि एमएनसीज़ का जो प्रोडक्शन है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में चलता है, तो 2 में हम मान के चल रहे हैं पहले से ही। हम मान लेते हैं कि ये टीएमटी जो एमएनसी है ये अपना प्रोडक्शन कंट्री सी में करना चाहती है। तो जब ये अपना प्रोडक्शन कंट्री सी में स्टार्ट करेगी तो उसके लिए सबसे पहले इसको कंट्री सी में कुछ लैंड, बिल्डिंग, मशीन खरीदना पड़ेगा, है ना। बिना लैंड, मशीन, बिल्डिंग और मशीन के तो ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर नहीं पाएगी। तो इन सब को खरीदने के लिए इसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और इसी चीज़ को हम बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एमएनसी जब किसी नेशन में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है तो उस प्रोडक्शन के लिए उसको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उस ही पैसे को, उस मनी को हम वी कॉल्ड इट एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये पैसा वो इस होप में इन्वेस्ट करती है कि उसको और ज़्यादा प्रॉफिट्स हो, और ज़्यादा प्रॉफिट हो। अभी हमने देखा कि हमारे पास 2 कंट्रीज थी, कंट्री ए और बी, और कंट्री ए और बी दोनों ही कंट्रीज़ में एक एमएनसी हमने मानी कि एमएनसी टीएमटी का प्रोडक्शन चल रहा है, और वो एक नई कंट्री में सी में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, जिसको हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला, ठीक है। और तभी वो अपना प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर पाई, ये भी हमने देखा। और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसको क्यों करना पड़ा, क्योंकि उसको वहाँ पे लैंड, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, उसके लिए उसको वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। अब हम आगे देखते हैं। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्री मान लेते हैं। लेट्स हमने मान ली कि कंट्री हमारे पास वाई है, और कोई एमएनसी यहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है। तो एमएनसी यहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो अपना प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर पाएगी। अब वो जो एमएनसी है वो अपना जो पैसा इन्वेस्ट है जो कर रही है वो इस कंट्री में, वो 3 तरीके से कर सकती है। तरीका एक है कि वो यहाँ पे जो वाई में जो लोकल कंपनीज़ हैं वो उन वाई के अंदर जो लोकल कंपनीज़ हैं उनके साथ हाथ मिला लें। तो अगर वो वाई में जो लोकल कंपनीज़ हैं उनके साथ हाथ मिलाएगी तो इससे दोनों को बेनिफिट होगा, एमएनसीज़ को भी बेनिफिट होगा, लोकल कंपनीज़ को भी। एमएनसीज़ को क्या बेनिफिट होगा भाई, एमएनसीज़ का प्रोडक्शन एक नई कंट्री में स्टार्ट हो गया, वाई कंट्री में, उसको ये बेनिफिट हुआ। अब आपको लोकल कंपनीज़ को क्या बेनिफिट हुआ, लोकल कंपनीज़ को मेनली 2 बेनिफिट्स हुए। पहला बेनिफिट लोकल कंपनीज़ को ये हुआ कि अब लोकल कंपनीज़ एमएनसी लोकल कंपनीज़ को कुछ पैसा प्रोवाइड करेगी, और उस पैसे से लोकल कंपनीज़ क्या कर सकती हैं, लोकल कंपनीज़ बहुत अच्छी खासी मशीनरी ला सकती हैं, जिस मशीन से उनका काम और फास्टर, एक्यूरेट और प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सकता है, और इससे कंपनी को फ़ायदा होगा, ठीक है, एक फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये है लोकल कंपनीज़ को कि कई बार एमएनसीज़ जब आती हैं और लोकल कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप करती हैं तो वो कई बार लोकल कंपनीज़ को कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी देती हैं, जिसकी हेल्प से अगेन डबल हैप्पीनेस आती है लोकल कंपनीज़ की लाइफ में, और उनका प्रोडक्शन अगेन जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ठीक। अब दूसरा तरीका देखते हैं, एमएनसीज़ दूसरा क्या तरीका है जिससे ये जो एमएनसी है वो किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि एमएनसी क्या करे, है ना। कोई भी एमएनसी, मान लो ये एमएनसी हमने ली थी, उसको वाई कंट्री में इन्वेस्ट करना है ना, ये यहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहती है। पहला तरीका देखा, लोकल कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप कर ले। दूसरा तरीका ये क्या कर सकती है, ये यहाँ की कुछ लोकल कंपनीज़ को खरीद ले, मतलब यहाँ की कुछ लोकल कंपनीज़ को बाय कर ले, ठीक है। ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ था इंडिया में ही। एक कंपनी थी जिसका नाम था कारगिल फूड्स, और वो कंपनी बेसिकली अमेरिका की एमएनसी थी, और उसने क्या किया था, उसने इंडिया की कुछ कंपनीज़ को बाय कर लिया था अपने उन्होंने इंडिया में क्या किया, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, और उसने इंडिया की कुछ कंपनी जैसे पारक फूड और कुछ छोटी कंपनीज़ को खरीद लिया। और उसके बाद कारगिल जो है वो
इंडिया की सबसे बड़ी एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर बन गई थी। ठीक है, अब एक और चीज़, अब आपको लग रहा होगा कि यार क्या कोई मजाक है क्या कि मतलब कंपनी आई, उसने पारिक फूड को ख़रीद लिया, है ना। और जबकि पारिक फूड जो थी ना वो इंडिया की एक वेल रेप्यूटेड ब्रांड था उस समय। ठीक है, पारिक फूड जो था, और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क था। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कंपनी आती है, एमएनसी आती है, आके पूरी कंपनी को ख़रीद लेती है? मतलब कोई मजाक थोड़ी ना, कोई जोक थोड़ी ना। तो कैसे ऐसा हो सकता है? तो मैं आपको बता दूँ, एमएनसी के लिए ये बहुत ही आसान चीज़ है, कोई टफ चीज़ नहीं है किसी दूसरी कंपनी को ख़रीदना। क्योंकि एमएनसी की जो वेल्थ होती है वो कई बार किसी भी डेवलपिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट का बजट होता है उससे भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके लिए ईजी है किसी भी कंपनी को बाई करना। तो हमने यहाँ 2 तरीके देखे, आप फिर से समझ लो कि कोई भी एमएनसी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है, उसको अपना प्रोडक्शन किसी नई कंट्री में स्टार्ट करना है, जैसे हम यहाँ वाई कंट्री लेके चले थे, मान लो इसमें किसी एमएनसी को अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो वो 2 तरीके से कर सकती है। या तो वो यहाँ की लोकल कंपनीज़ के साथ हाथ मिला ले, या वो क्या करे, यहाँ की कुछ लोकल कंपनीज़ को खरीद ले, बाय कर ले। ठीक है, इन दोनों तरीके से वो एमएनसी यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अच्छा, अब जो तीसरा तरीका है एमएनसी का जिसमें वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है यहाँ वाई कंट्री में और अपना प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर सकती है, वो तीसरा तरीका ये है कि वो क्या करे, वो यहाँ की जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे, उनसे कांटेक्ट करे और उसको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है वो उनका ऑर्डर दे, उनको ऑर्डर प्लेस करे, उनसे वो प्रोडक्ट खरीदे, और प्रोडक्ट खरीद के वो एमएनसी उन्हें अपना ब्रांड नेम दे और कस्टमर को सेल कर दे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी एमएनसीज़ यही काम करती हैं। वो क्या करती हैं, वो एमएनसीज़ जैसे हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम, इन सब के कुछ छोटे प्रोड्यूसर्स हैं। तो एमएनसीज़ क्या करती हैं, इनको ऑर्डर देती हैं, इनसे प्रोडक्ट खरीदती हैं, उन प्रोडक्ट्स को खरीद के अपना ब्रांड नेम देती हैं और कस्टमर को बेच देती हैं। तो ये तीसरा तरीका है एमएनसीज़ का, जिससे एमएनसीज़ अपने प्रोडक्शन को जो है किसी कंट्री में स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, क्या करें, ना ही मान लो किसी एमएनसी को वाई कंट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो ना किसी से पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है और ना ही कंपनी खरीदने की ज़रूरत है। वो क्या करें, जो यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको ऑर्डर दें, उनसे प्रोडक्ट खरीदें, उनको ब्रांड नेम दें और कस्टमर को दे दें। ठीक है, तो जैसे कस्टमर हमने दिखाया, ब्रांड, हर चीज़ ब्रांडेड है इसके पास। ठीक, जैसे चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो इसमें हम देखेंगे क्या होता है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड क्या है, मान लो हमने यहाँ 2 कंट्री ले ली, कंट्री ए और कंट्री बी। अब मान लेते हैं कंट्री ए से कंट्री बी में कुछ फिनिश्ड गुड्स या कुछ रॉ मटेरियल जा रहा है, या कंट्री बी से कंट्री ए में कुछ फिनिश गुड या रॉ मटेरियल आ रहा है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना फॉरेन ट्रेड हो गया, 2 कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है। कंट्री ए से कुछ चीज़ें, कुछ सामान बन के, कंप्लीट सामान बन के बी में जा रहा है, कुछ रॉ मटेरियल जो है वो बी में जा रहा है, या बी से कुछ प्रोडक्ट बन के ए में आ रहा है, कुछ रॉ मटेरियल कर आ रहा है, तो वो अपना क्या कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। अब फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो फॉरेन ट्रेड के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स को क्या बेनिफिट होता है फॉरेन ट्रेड के। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्री ए का प्रोडक्ट बी में जा रहा है, तो आप खुद सोचो कि जो प्रोड्यूसर है, जो कोई सामान बना रहा है, अब उसका सामान बी कंट्री में भी जाएगा तो उसकी मार्केट बढ़ जाएगी। मतलब पहले उसका सामान सिर्फ कंट्री ए में बिक रहा था प्रोड्यूसर का सामान, अब बी में भी बिकेगा तो उसकी मार्केट बड़ी हो जाएगी। तो इससे क्या है ना, प्रोड्यूसर सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली देयर मार्केट बट ऑल्सो लोकेटेड अदर कंट्री। तो प्रोड्यूसर अपना सामान अपनी कंट्री के अलावा भी दूसरी कंट्री में बेच सकता है। और बायर्स को क्या होगा फ़ायदा इसका, बायर्स के पास चॉइस बढ़ जाएगी। भाई उसके पास पहले चॉइस कम थी, अब दूसरे देश का सामान भी उसमें आ रहा है, उसके देश में आ रहा है, उसके पास चॉइस बढ़ जाएगी, है ना। तो मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके देश में दूसरे देश का सामान आपके देश में आ रहा है, फॉरेन ट्रेड हो गया। क्या फ़ायदा हुआ, पहले आप मान लो कि अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो आपके देश में सिर्फ इंडियन ब्रांड मिलता, मान लो पतंजलि पेस्ट मिलता सिर्फ पतंजलि का, लेकिन अब कोलगेट भी मिल रहा है, यूएस का ब्रांड है, मिल रहा है। क्यों, रीज़न ट्रेड की वजह से। ठीक है, अच्छा अब आपकी बुक में एक छोटी सी एक अलग से स्टोरी टाइप दी हुई है जिसमें आपको बताया गया है चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया। ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे, अभी आपने देखा कि जो फॉरेन ट्रेड है उससे कुछ लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है, प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो रहा है, और जो बायर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है, उनको चॉइस अच्छी मिल रही है। लेकिन क्या सभी लोगों को फॉरेन ट्रेड से फ़ायदा होता है? आपको इस पर्टिकुलर
चीज़ से पता लग जाएगा कि क्या सभी लोगों को इसका बेनिफिट है या फिर नहीं। तो देखिए ज़रा ये पूरी स्टोरी आप समझिए, तो इसमें दिखाया गया है कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये अपने इंडियन टॉय प्रोड्यूसर्स थे, इधर अपने चाइना टॉय प्रोड्यूसर्स थे। तो जो इंडियन टॉय प्रोड्यूसर्स थे उनके टॉयज़ के प्राइस काफ़ी हाई रहते थे इंडिया के अंदर, ठीक है, उनके टॉयज़ के जो प्राइस थे वो काफ़ी हाई थे। और वहीं जो हमारे चाइना के टॉय प्रोड्यूसर्स थे उनके जो चाइनीज़ टॉय प्रोड्यूसर्स थे उनके टॉयज़ के प्राइस जो थे वो काफ़ी लो रहते थे, उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा था उसके कंपैरिजन में, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो चाइना के जो टी प्रोड्यूसर ने उसने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखा, उन्होंने देखा कि भाई हमारा जो टॉय है उनका डिज़ाइन अच्छा है, उनके रेट इंडिया के टॉय से काफ़ी कम है। तो उन्होंने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखा और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने टॉयज़ को उसका ट्रेड शुरू किया इंडिया में। तो चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया में आने लगे। तो इससे क्या हुआ, जब वो इंडिया में आए चाइनीज़ टॉयज़ वो काफ़ी पॉपुलर हुए एक साल के। उसके बाद तो ये जो चाइनीज़ टॉय प्रोड्यूसर्स थे इनके टॉयज़ इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गए, जिसकी वजह से एक साल के अंदर जो इंडियन टॉयज़ थे वो उनको रिप्लेस कर दिया चाइनीज़ टॉयज़ ने उनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि जो चाइनीज़ टॉय मेकर्स थे उनका बिज़नेस एक्सटेंड हुआ, उनको फ़ायदा हुआ। जो इंडियन बायर्स थे उनको फ़ायदा मिला उसका, उनको चॉइस अच्छी मिल रही है, लोअर प्राइस मिल रहा है, उनको भी बेनिफिट मिला। लेकिन जो इंडियन टॉयज़ मेकर थे उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ। और यहाँ पे हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया।